हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, नाउ स्टार्ट आवर स्टोरीज। रूह की रागनी पार्ट 30। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि राया और उसके फादर के बीच में कुछ बहस होती है, जिससे वो गुस्सा के घर के अंदर चली आती है और कि उसने ड्रेसिंग टेबल भी तोड़ा था। तो उसी की कहानी शुरू करते हैं हम। जैसे कि उसके फादर वहाँ से जाते हैं, घर में अभी भी उस बहस की गूंज बाकी थी। राया गुस्से में अपने कमरे में अपने को आपको बंद कर लेती है। उसकी आंखें लाल और सांसें तेज थी। उसके सामने ड्रेसिंग टेबल का आईना पड़ा था और दरारों से भरा। जैसे ही वो अंदर से उस पर हाथ मारती है और वो टूट जाता है और जैसे टूटने की आवाज़ अंदर आती है, नीति और उसकी सिस्टर दोनों ही अंदर आती हैं और गुस्से में जैसे उसने तोड़ा था तो उसके किनारे से ना उसकी हथेली चीर गई थी, खून की बूंदें टपक रही थी। राया कुर्सी बैठी और बस खाली आंखों के फर्श को देखती है और तभी दरवाज़ा खुलता। नीति और उसकी बहन दोनों अंदर आती हैं। नीति के चेहरे पे बेचैनी साफ दिख रही थी। उसकी सिस्टर तो वहाँ खड़ी आती है पास, लेकिन जब वो देखती नीति इस तरह राया को नीति घबरा रही है तो वो वहाँ रुक के सब देखती है। नीति जल्दी से आती है, राया ये क्या किया तुमने। वो तुरंत उसके पास जाती है, राया का हाथ अपने हाथ में लेती है और खून देख के उसकी आंखों से भी आंसू आए थे। नीति कहती, तुम्हें चोट लगने वाली कोई भी लायक नहीं है, लेकिन तुम खुद को क्यों चोट दे रही हो। राया बस उसके हल्की से मुस्कान आती है, उसकी आंखें भर आती हैं। राया धीरे से उसे कहती है, कभी कभी लगता है ना, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मैं कभी अपने परिवार के लिए सही नहीं होंगी, ना हो पाऊँगी। नीति बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों भर लेता और वो कस के उसे पकड़ लेती है और जैसे ही नीति उसे हक करती है, राया का सारा दर्द एकदम वो अपने बाहों में खींच लेती है और नीति बोलती है, तुम मेरे लिए सही हो, बस यही याद रखो। और जैसे ही वो ये बोलती है, राया चौंक जाती है और नीति को अपने से पीछे करते हुए नीति को ध्यान से देखने लगती है और कहती, तुम्हें सब याद आ गया राया। नीति, मैं कौन हूँ। और जैसे ही ये बोलती है, नीति कुछ बोलती नहीं, उसमें सिर्फ शांति रहती है। और राया का हाथ लेती है अपने हाथ में, उसकी हथेली पे पहले तो उस ब्लड को साफ करती है और फिर वहाँ पे और लगाती है, ऑर्नामेंट लगाती है और फिर उसमें पट्टी बांध देती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता पर तुम्हें चोट लगी तो मुझे कुछ एहसास हुआ, बस यही। राया मुस्कुराती है और खुद सोचती है, आज दर्द का एहसास है, कल प्यार का भी एहसास होगा। और यही कह के वो नीति को देखती है। तभी नीति राया के पास राया को उठाती है और कहती, जाकर तुम थोड़ा देर बेड पर ले जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारा अभी भी गुस्सा बहुत है। और वो ऐसे ही करती है। राया जाती है और वहाँ पे अपने बिस्तर पे लेटी रहती है। कमरे में भी हल्की सी रोशनी जल रही थी। राया का सिर तकिए पे टिका हुआ था, लेकिन उसकी सांसें धीमी और भारी थी। वो रो रही थी, शायद उसे अपनी फैमिली का भी और नीति का भी। एक ऐसे नीति सब कुछ बोले, काश उसे वो सब याद आ जाता तो शायद उसका दर्द कम हो सकता था। और वो रोते रोते सब सोचते सोचते सो गई। कांच के टुकड़े में बंधी उसकी पट्टी हथेली पर भी बंधी थी, जिसका उसको हल्का सा दाग था। बिस्तर के किनारे रखी कुर्सी पर नीति सीधे बैठी, उसकी नज़र राया पर टिकी, जैसे वो सोते हुए भी उसे खोने का डर हो, लेकिन उसकी आंखें में कोई और कहानी। जी हाँ, नीति को शायद सब कुछ याद आ गया था, वो सब कुछ जानती है, या ये कह सकते हैं कि वो कुछ छुपा रही थी, शायद वो राया को नहीं बताना चाहती थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की आधी खुली थी जिससे पर्दे हिल रहे थे। कहीं दूर कोई कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक खामोशी छा जाती है। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी टिक टिक सुनाई देती है, हर सेकंड जैसे पुराने दर्द को कुरेद रहा हो। नीति
खुद से ही बोलती है, मुझे सब याद है राया, लेकिन ये सब आधा सच है, बाकी आधा मैं कैसे बताऊं। अगर तुम जानोगी तो शायद मुझे माफ़ नहीं करोगी या कर भी दोगी, पर शायद मेरा भूल जाना ही तुम्हारे लिए भी बेटर है। वो धीरे से अपनी उंगलियों को राया के बालों में हिलाती है, लेकिन इतना हल्के से हिलाती है कि वो उसकी कहीं नींद ना खुल जाए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन वो तुरंत मिट जाती है। नीति मन ही मन में सोच रही थी, काश मैं तुम्हें सब बता पाती, पर अगर तुम जानोगी तो ये प्यार, ये भरोसा कहीं सब ख़त्म ना हो जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि मैंने क्यों किया। शायद तुम मुझे समझ सकोगी राया। नीति ये सब अपने मन में सोच ही रही थी। तभी धीरे से नीति की आंखें धीरे धीरे कमरे के हटकर खिड़की की ओर जाती है। चांदनी की रात, चांदनी उसकी आंखों में पुराना भयानक हादसा भी उभारने लगता है। कुछ उसे आवाज़ें धुने और उसका नाम पुकारते हैं, नीति भागो, नीति यहाँ से भागो। ऐसा उसको लग रहा था। वो झटके से अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और खुद को उस जाल से बाहर घसीट लाती है। वो खिड़की के पास जाती है, पर्दे हटाकर बाहर झाँकती है। सिर्फ अंधेरा, दूर एक पेड़ की परछाई, लेकिन उस पेड़ के पीछे कोई और है। पहले तो ऊपर से धुंधली आकृति दिखती है, फिर वो धीरे धीरे वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसका चेहरा अब अंधेरे से छुपा है, लेकिन नीति का चेहरा डर से सफ़ेद हो जाता है। नीति हल्के से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में से उधर से एक आवाज़, एक ठंडी, एक नमी, धीमी सी हंसी सुनाई देती है। हवा का झोंका पर्दों को उड़ा देता और कमरे में अचानक से एक सरहन सी दौड़ जाती है। नीति धीरे धीरे खिड़की पीछे हटती है। उसका हाथ दीवार पर पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डर और दर्द दोनों नीति के मन में बहुत शंका हो रही थी। वो अगर ये सब राया को पता चला कि तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो सकता है। वो वापस राया के पास जाती है, उसके माथे पर हल्के से हाथ रखती है और धीरे से कहती है, माफ़ करना राया, तुम्हें बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शायद मुझे कुछ चीज़ें आपसे छुपानी पड़ रही है, पर जब तुम्हें पता चलेगी तो तुम शायद मुझे माफ़ कर दो और मेरी हर एक इस झूठ का सही मतलब समझो। तभी राया थोड़ी सी हलचल करती है। नीति थोड़ा पीछे होकर वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। राया, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ महीने पहले। जी हाँ, जब राया और नीति मिली थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक दिन नीति एक कॉन्फ्रेंस में गई थी। कि आपको पता ही कि नीति एक लाइब्रेरी में काम करती है, वहाँ पे बुकों का आए दिन लॉन्च होता था। तो वहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस पे गई थी। वहाँ पे एक आदमी को उसने देखा है, मामला मतलब उसको नज़र आया। वो शायद राया के पिता थे, उनको पहले नहीं पता था, नीति को पहले नहीं पता कि राया के पिता हो। तो उस दिन पता, जिस दिन लड़ाई हुई थी कि राया के पिता हैं। और एक अनजान आदमी से गुप्त कोई डील चल रही थी। नीति ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि वो आदमी विक्रम चौहान है, एक ऐसा व्यक्ति जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी है। और वहाँ पर किसी को मारने आया था। उसके बहुत सारे, इसके नाम से बहुत सारे FIR और बहुत से, क्योंकि अंडरवर्ल्ड है तो आपको पता ही होगा कि अंडरवर्ल्ड में उसके बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तभी नीति ने राया को सच बताने की सोची कि उसे बताऊं कि उसे नहीं पता था कि इसके फादर है। मैं ये डिस्कस करना चाहती थी कि एक आदमी है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में और कुछ ऐसी घटना करना चाहती जिससे हो सकता है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उसने पहले, नियति ने कई बार कोशिश की कि राया को सब कुछ सच बता दें, लेकिन जैसे वो सच बताने की सोची, उससे पहले विक्रम को पता चल गया कि यहाँ की एक लाइब्रेरियन जिसका नाम नीति, उसे सब कुछ पता है। उसने अपने आदमी को भेजा कि इसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकालो। उसे पता चला कि राया और नीति एक दूसरे के दोस्त हैं और राया नीति को बहुत प्यार करती है। बस
और नियति भी राया को प्यार करती है। और ये सब बात किसको पता चली, विक्रम को पता चली। विक्रम ने जब ये देखा तो समझ गया कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, तो वो सीधे नियति के पास जाता है, ना कि राया के पास। नियति के पास जाता है और धमकी देता है, अगर तुमने मुँह खोला तो मैं तुम्हें तो पहले राया को मारूंगी और फिर तुमको मारूंगा। और नियति जानती थी कि राया जिद्दी है, अगर उसे सच पता चला तो सीधे इससे भिड़ जाएगी। इससे उसने प्लान बनाया कि नियति को सब चीज़ें ना पता चले, और इसलिए उसने अपने को नियति ने अपने को राया से दूर करने की कोशिश की पहले की। और जब बहुत सारे उस बीच में भी राया नियति के साथ जो हुआ वो विक्रम ने ही करवाया था, उसको किडनैप करवाना ये। लेकिन राया जब उसे ढूंढ लेती तब, क्योंकि विक्रम ने उसे धमकी दी थी कि मैं राया को मार डालूंगा, तो नियति सोचती है मैं अब उसको भूलने की ही मतलब कोशिश करूँ कि मैं सब कुछ भूल गई, मुझे नहीं पता है। और विक्रम को भी ये लगेगा कि नियति सब कुछ, और ये सब चाल करते हो वो ऐसा अपने उसमें कामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि आखिर वो परछाई किसकी थी, तो कौन था जो वहाँ से ये सब नज़र रख रहा था। तो बात जाहिर सी है कि वो परछाई विक्रम चौहान की ही थी, क्योंकि उसे लगता था कि नियति कहीं उसको राया को सब बता न दे। और आज के मैटर के बाद तो ज़रूर लग गया कि शायद वो बता सकती है, क्योंकि विक्रम राया का पिता है। आज नियति को पता चल गया, इसलिए वो थोड़ा नियति और डर गई थी कि ये तो इसका पिता ही है और इन दोनों में वैसे भी नहीं पड़ती हम। बस इसके लिए वो उसके आसपास उस पर नज़र रखने लगा कि कहीं नियति राया को सब कुछ सच न बताते हैं। और क्योंकि अगर राया को सब कुछ पता चला कि उसके पापा ने नियति के साथ ऐसा कुछ किया था या उसके साथ कहीं गलत जगह काम कर रहे हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इस चीज़ से वो डर रहे थे, और इसीलिए विक्रम चौहान नियति और राया के बीच आ रहे थे और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। नियति ये सब सोचती है और राया को देखती है, राया के पास आती है, उसके बाद बैठती है, सोचती है राया मुझे माफ़ कर देना, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ और तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊँगी, बस इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ, शायद तुम समझ सको। ये सब कह ही रही थी कि राया पता नहीं नींद में ही उसे ऐसा एहसास होता है और वो कहती है मैं सब कुछ समझूंगी, तो मुझे समझाने की कोशिश तो करो। जैसे उसकी आवाज़ नियति के कान में पड़ती है, नियति उसे पीछे मुड़ के देखती है, पर राया सो रही थी अपनी गहरी नींद में। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने जो कहा नियति को लगा कि शायद मुझे एक बार डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन कैसे डिस्कस करेगी। तो गाइस क्या लगता है, नियति बताएगी कि राया को कि मुझे सब कुछ याद है, मैंने ये सब नाटक किया, ये बताएगी जो परछाई उसका पीछा करी वो उसके पापा हैं, या कुछ और भी बाकी है अभी इसके अंदर। तो ये सब जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे YouTube चैनल दिल से दिल की आवाज़ तक, और सुनते रहिए रूह की रागनी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी तक इतना ही करेंगे। आई होप कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, आई नो, बट प्लीज़ काम चलाइए। और रक्षाबंधन है, उसके बाद भी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बट आपको अगर अच्छी लगे, वॉइस अच्छी आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, रिकॉर्डिंग भी अगर ठीक है, आवाज़ में उसमें चेंजेस करने में करूँगी, उसको कोशिश कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे बच्चों।